हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी वालों के लिए लेके आ गए हैं आज का स्पेशल सेशन हिस्ट्री और पॉलिटी का। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले प्रश्न को। और हाँ, सारा का डिटेलिंग में बिल्कुल करते हुए सॉल्यूशन चलेंगे। पहला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? यानी कि वह कौन सा सत्याग्रह था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा? तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, जो कि गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। एक तो ये पॉइंट हो गया। और देख ही रहे, पांचों ऑप्शन के साथ आपके लिए लगातार सीरीज लाया जा रहा है। अगर हम बात करें बारदोली सत्याग्रह का कि ये कब हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा 1928 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1928 ईस्वी में। साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है कि बारदोली सत्याग्रह में किस समुदाय ने, समुदाय पूछ ले कि किस समुदाय ने प्रमुख रूप से भाग लिया था, तो किसान और कौन हो जाएंगे? किसान और खेतीहर मजदूर, खेतीहर मजदूर हो जाएंगे, जो समुदाय इसमें मेन रूप से भाग लिए थे। वहीं आपसे ये भी पूछ सकता है, चूंकि बारदोली सत्याग्रह की ही बात हो रही है, इसमें ध्यान रखिएगा कि महिला नेता एक थी, कौन? मिट्ठू बेन। मिट्ठू बेन, साथ ही साथ इनके साथ और महिलाएं थी, बपुत बेन। पूछ देगा किस किस महिला ने सहयोग किया था इस आंदोलन में, किसान और महिलाओं को एकजुट किया था? बपुत बेन, मनी बेन पटेल, मनी बेन पटेल, भक्ति बेन, ये सब सारी महिलाओं ने क्या किया था? संयोजित करके आंदोलन को मजबूत बनाया था। तो इन महिला का भी नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। बारदोली सत्याग्रह का आपसे पूछ सकता है कि प्रमुख मांग क्या था। प्रमुख मांग पूछ ले तो ध्यान रखिएगा कि भूमि कर में, भूमि कर में 22% की, कितने प्रतिशत की, ये डाटा पूछता है, तो 22% की वृद्धि को वापस लेना, यही क्या था? प्रमुख मांग था बारदोली सत्याग्रह का। आपसे ये पूछ सकता है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? तो ये बारदोली की महिलाओं ने दिया था, बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ये भी एक प्रश्न पूछ सकता है। वहीं देखिए ऑप्शन में था अहमदाबाद मिल मजदूर, जो कि गुजरात, और ये भी 1918 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में? तो आपको अच्छे से पता है, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। वहीं यहाँ ऑप्शन सी था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गुजरात में, और ये भी 1918 में हुआ था। और इसके भी नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी थे। और बाकी बारदोली सत्याग्रह से हम लोगों ने इतना डिटेलिंग कर लिया। बढ़ेंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर, और आप लोग लास्ट तक क्लास देखा करें। मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग हेतु किया जाता था, यानी किसके लिए किया जाता था ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग? तो ध्यान दीजिएगा, ये भूमि के उपहार हेतु किया जाता था। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। वहीं बात करें ब्रह्मदेव का, तो ध्यान रखिएगा कि चोल काल में, चोल काल में ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों, इस तरह से सेंटेंस में पूछ देगा कि चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। और इसी का तो क्या हुआ, भूमि के उपहार का प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछ लेता है कि क्या कहता है, अग्रहार ग्राम को भी, कौन ग्राम को? तो अग्रहार ग्राम। अब कहिएगा अग्रहार ग्राम क्या? तो ध्यान दीजिएगा, अग्रहार ग्राम जो चोल कालीन अग्रहार ग्रामों में क्या करते थे? मुख्यतः
विद्वान ब्राह्मण, मुख्यतः जो विद्वान ब्राह्मण थे, विद्वान ब्राह्मण, वो निवास करते थे किस ग्राम में? तो अग्रहार ग्राम में। और अग्रहार ग्राम को ध्यान दीजिएगा मंगलम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंगलम भी कहा जाता था। तो ये सब पॉइंट आपको लिख लेना है। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा कि चोल काल में जो भी पॉइंट आपको सॉल्यूशन के रूप में दिया जा रहा है काफी महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के लिए। एक टर्म याद रखिएगा, बेलन बगई। चोल काल में बेलन बगई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों को दिया गया भूमि था। क्या था? तो बेलन बगई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों को दिया गया भूमि था, दिया गया भूमि था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर, और जो लोग भी क्लास देख रहे हैं वो लाइक भी कर दिया कीजिए। थॉमस मैकाले ने अपना प्रसिद्ध मिनट कब प्रस्तुत किया था? तो ध्यान दीजिएगा, थॉमस मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना प्रसिद्ध मिनट को क्या किया था? प्रस्तुत किया था। ठीक, वहीं अगर हम बात करें तो इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा क्या हुआ था कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के साथ मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन या फिर मैकाले मिनट, ध्यान दीजिएगा, या फिर मैकाले मिनट क्या हुआ था? 1835 में प्रस्तावित किया था। 1835 में प्रस्तावित किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से भी एक पॉइंट ध्यान होना चाहिए और थॉमस मैकाले से भी एक पॉइंट ध्यान होना चाहिए। वही बात आई है थॉमस मैकाले का, तो ध्यान दीजिएगा, पूछ लेता है आपसे कि डाउन बर्ड फिल्ट्रेशन, इंग्लिश टर्म इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसका हिंदी टर्म ही आपको हो सकता है ध्यान ना रहे। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी किसने दिया था? अगर आपसे पूछ ले तो ये थॉमस मैकाले ने दिया था। किसने? थॉमस मैकाले ने। अगर इसका हिंदी भी जानना है तो इसको निस्पंदन का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? निस्पंदन का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि थॉमस मैकाले ने दिया था। तो ये सब आप ध्यान में रख लीजिएगा। वहीं आपको अच्छे से जानकारी भी होगी कि पूछता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन है या किनको माना जाता है? तो ये कौन हो जाएंगे? लॉर्ड मैकाले। तो ये बात भी आपको ध्यान में होना चाहिए। चलिए आगे की ओर चर्चा कर लेते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। और एक एक प्रश्न और उसका सॉल्यूशन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर दिखेंगे। और 4 नंबर प्रश्न देखिए कितना बड़ा है और साथ ही साथ काफी महत्वपूर्ण है। हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो और जिसका कोई समतुल न हो उसकी गरिमा होती है। ये कथन कितना सत्य दिया हुआ है और किस विचारक का है, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है इमैनुअल कांट का भी। किसका? तो इमैनुअल कांट ने ये कथन दिया था। और कथन वाले प्रश्न भर भर के बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं, तो ये जरूर स्टार मार्क करके रखिएगा। ठीक, वही बात करें और क्या आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं कि यही इमैनुअल कांट का कहना ये भी था कि अन्य प्राणियों से अलग
अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की क्या होती है? एक गरिमा होती है। मनुष्य की एक गरिमा होती है। ये कथन भी इन्हीं का है, इमैनुअल कांट का। ठीक, अगर हम और बात करें, क्या कहता है, क्या ध्यान रख सकते हैं इसमें? ऑप्शन बी है जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स की अगर हम बात करें तो बस सुन लीजिए कि ये क्या थे? एक अमेरिकन चिंतक थे जिन्होंने सामाजिक न्याय का सिद्धांत क्या था? प्रस्तुत किया था। जॉन रॉल्स की बात करें तो। और ऑप्शन सी है जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि ब्रिटिश विचारक थे। और मुख्य रूप से अगर हम इनकी बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिद्धांत के लिए इनको जाना जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट टर्म है उसको नोट डाउन किया कीजिए। आ जाइए 5 नंबर प्रश्न पे। 1883 से 84 का इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? तो ये इसमें भी ध्यान रख लीजिएगा। और किससे संबंधित था? तो यहाँ न्यायिक सुधार से ये संबंधित हो जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया। साथ ही साथ इल्बर्ट बिल जो है वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये इल्बर्ट बिल लाया गया था। और इस बिल के द्वारा अगर हम बात करें तो भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान करना था जिसमें यूरोपियन नागरिक शामिल होते थे। तो ये आप बस ध्यान में रख लीजिएगा। और यही कारण था कि संपूर्ण यूरोपीय समुदाय ने इसका विरोध में श्वेत आंदोलन शुरू कर दिया था। कौन सा आंदोलन? तो श्वेत आंदोलन शुरू कर दिया था। किसने? तो यूरोपीय समुदाय ने। तो ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये कौन सी जनजाति थी? उराव जनजाति। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। और अगर हम इसमें आंसर की और कुछ बात करें तो क्या आया है? कांग्रेस का गया अधिवेशन। तो गया अधिवेशन बिहार के गया में, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो CR दास ने, यानी कि चित्तरंजन दास ने। ठीक, जिनको देश बंधु भी कहा जाता है, CR दास को। और कब किया था? तो 1922 में। ये चीज भी ध्यान में रख लीजिएगा। वही बात करें, एक और पूछता है आपसे कई बार, ये तो जान ही गए कि उराव जनजाति के गया कांग्रेस अधिवेशन में। और क्या कहता है, एक और ध्यान रखिएगा, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1922, इसमें भी क्या क्या था? उराव जनजाति ने भाग लिया था। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक पूछता है ताना भगत आंदोलन। हालांकि ये सब आपको पहले भी हम करवा चुके हैं, जो कि 1914 से शुरू हुआ था। और ताना भगत आंदोलन प्रारंभ करने वाले उराव जनजाति के ही थे। कौन? जतारा भगत या जतारा उराव भी इनको लिखा जाता है। तो ध्यान में रख लीजिएगा। और जतारा भगत भी रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए यहाँ पर आपको चर्चा कर दी। ठीक, चलिए आगे की प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए, इसमें कोई गलती करिएगा। कितनी बार तो आपको हम डिटेलिंग कराए हैं एक एक पॉइंट को। ए में है 1857 के विद्रोह को सभी रियासतों का समर्थन प्राप्त था। तो क्या सभी रियासतों का समर्थन प्राप्त था? बिल्कुल नहीं था। चूंकि आपको अच्छे से पता है कि पूछ लेता है
कि 1857 के विद्रोह का मतलब मेन कारण क्या था? असफलता का मुख्य कारण का अगर हम बात करें तो एकता का कमी ही इसका क्या था? मुख्य कारण था असफलता का। ठीक, तो ये तो पहला सेंटेंस गलत हो गया। दूसरा है, विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। तो ये बात क्या दिया हुआ है? सही दिया हुआ है, तो बी नंबर तो सही हो गया। तीसरा अगर हम बात करें, विद्रोह मुख्यतः सामंती चरित्र का था और इसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व थे। तो ये बात भी क्या दिया हुआ है? बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो बी और सी जब सही हो गया तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी आपको पता है कि 1857 की क्रांति 10 मई को शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। और अगर हम बात करें इसका तात्कालिक कारण का तो क्या था? गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस के उपयोग में प्रयोग करना, ये तात्कालिक कारण था। अगर 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछ ले तो ध्यान रखिएगा रोटी और कमल था। बाकी और भी जानकारी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो यहाँ पर तो बस आपका एक रिवीजन हो गया। आइए 8 नंबर प्रश्न पे। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं वो सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बेस्ड 5 ऑप्शन के साथ सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं जीके जीएस का। और ये आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, PYQ सीरीज सारे चीज़ कराए जा रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक, कमेंट, हाइप भी कर दिया कीजिए। और जो भी PDF दिया जाता है उसमें जाके आप लोग आंसर लगाया करें कि आपका कितना प्रश्न सही होता है। सॉल्यूशन देखने के बाद आपका रिवीजन हो जाएगा। 8 नंबर, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये 42वां संशोधन हो जाएगा। बताइए, एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के किसी न किसी रूप में पूछा जाता है, तो अगर अच्छे से पढ़िएगा तो आपका प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की बात हो रही है, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है। और आपको ये पता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या हुआ था? मौलिक कर्तव्य को इसको जोड़ा गया था, ये भी आपको पता ही है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि 42वां संशोधन के तहत ही विधानसभा एवं लोकसभा जब भी प्रश्न आता है हम आपको रिकॉल करवा देते हैं कि क्या क्या पॉइंट मेन बनता है। इसकी समय अवधि को क्या कर दिया गया था? 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। 5 वर्ष से 6 वर्ष। जबकि पुनः अगर बात करें 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा फिर से पुनः 5 वर्ष ही कर दिया गया था। तो सॉरी, दोनों आप क्या करेंगे? ध्यान में रख लीजिएगा। वहीं 35वां संशोधन ऑप्शन ए में दिया हुआ था, तो इससे आपको ध्यान रखना है कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1935 के तहत सिक्किम को सहराज्य के रूप में भारत में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। वहीं 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की अगर हम बात करें तो इसके तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने के मामले को क्या होता है? न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। तो इसको भी ध्यान में रखना है। और सीधे बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न को। और प्लीज लाइक जरूर किया कीजिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ
बताइए, हिस्ट्री पॉलिटी का है, हिस्ट्री का पॉलिटी दोनों प्रश्न है। साथ ही साथ आपके हिस्ट्री के मॉडर्न हो, मिडाइवल हो या फिर वर्ल्ड हो, सब मिला के क्वेश्चन लाया जाता है। तो इसका अगर पहला युद्ध पूछा गया है तो 1775 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1775 में हुआ था। और वही बात करें तो 4 जुलाई 1776 में क्या हुआ? अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, इसलिए पूछता है कि अमेरिका को स्वतंत्रता की तो 1776 में। ठीक। वहीं अगर हम बात करें 1775 से लेकर 1783 तक, तो अमेरिका का क्या चलाया गया था? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। ठीक। और एक चीज और कि 1783 पेरिस की संधि द्वारा, किसकी संधि द्वारा? तो पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिका को क्या हुआ? स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। तो ये भी ध्यान में आपको रख लेना है, चूंकि 1775 से 83 तक अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चला था। और इस स्वतंत्रता संग्राम में ध्यान दीजिएगा, फ्रांस ने किसके नेतृत्व में? लफायते। बताइए, नाम है जी, लफायते के नेतृत्व में अमेरिका का क्या किया था? सहयोग दिया था। तो ये सब पूछता है। और अगर पूछे कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? नायक तो जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक। चलिए आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया? ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। यकीन मानिए, जो आपको प्रश्नों का सीरीज दिया जा रहा है वो भी बिल्कुल 5 ऑप्शन के साथ और डिटेलिंग एग्जाम में प्रश्न जरूर दिखने वाले हैं। बस आप रेगुलर रहिए और सारे क्लासेस करते रहिए। तो अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ही यह नारा भी दिया गया था। तो देखिए, इससे एक प्रश्न आपको और यहाँ जुड़ गया। वहीं अगर बात करें तो ये नारा किसने दिया था, ये भी तो पूछ सकता है। तो ये नारा जेम्स ओटिस ने दिया था। किसने? जेम्स ओटिस ने ये नारा दिया था। इसी में ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक। वहीं अगर हम बात करें और क्या, जैसे ध्यान में कुछ पॉइंट आप रख सकते हैं कि ब्रिटेन का अमेरिका में क्या था? 13 उपनिवेश था। 13 क्या था? उपनिवेश था। ये एक पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे की ओर चर्चा कर लेते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? आपसे अनुच्छेद पूछा जा रहा है, तो ये अनुच्छेद 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये एक पॉइंट हो गया। साथ ही साथ अल्पसंख्यक आयोग की अगर हम बात करें तो भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और किसको? पारसी को। जैन और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में क्या किया है? सम्मिलित किया है। तो ये एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता। वहीं अनुच्छेद 27 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चलिए लिख ही देते हैं। अनुच्छेद 27 की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए व्यय धनराशि पर
कर से छूट का प्रावधान इसमें आपको मिलेगा। ठीक, एक बार पॉइंट फिर से सुनिए। अनुच्छेद 27 में धार्मिक अभिवृद्धि के लिए व्यय धनराशि पर कर से छूट का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 28 में बात करें तो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक उपासना पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है। तो तीनों के तीनों अनुच्छेद आपसे एग्जाम में दिख सकता है, इन तीनों में से कोई भी। आगे की प्रश्न को देखेंगे, और आप देख ही रहे हैं हिस्ट्री पॉलिटी दोनों का बराबर से प्रश्न दिख रहा होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तो ये आपको हम कई बार पढ़ाए हैं कि अगर हम व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं जो कि 1940 में हुआ था, और दूसरे सत्याग्रही की अगर हम बात करें तो वो ब्रह्मदत्त नहीं थे। तो ब्रह्मदत्त के कौन सा सत्याग्रही थे? तो ये तीसरा सत्याग्रही थे। क्या हो जाएंगे? तीसरा सत्याग्रही थे। इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत हो गया सेंटेंस। और पहला सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। और दूसरा कौन थे? तो दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू। तीनों सत्याग्रही का नाम आपको पता हो गया। बी ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो क्या ये सही दिया हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ये जो सही है, आगे भी अभी हम ऑप्शन चेक करेंगे। सी में है, ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो ये बात क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। क्यों? चूंकि ये बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का जो लेखन है वो किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सही हुआ, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक ध्यान रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चूंकि ये कई बार पूछा गया है बिहार के कई एग्जामों में, तो ध्यान दे रखने के लिए। तो आशा करते हैं इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। 13 नंबर पे, नाइजीरिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? इसके पहले हमने अमेरिका का पढ़ा, यहाँ आपसे नाइजीरिया का पूछ रहा है। तो इसको 1960 में मिला था। कब? तो 1960 में मिला था। ठीक, यानी कि अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 1 अक्टूबर 1960 को मिला था। ठीक, और इसमें अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर इस तरह से, हालांकि वो इतना ज़रूरी नहीं है, जो आपको ज़रूरी है वो आपको हम बता देते हैं। एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1999 का क्या ध्यान रखना है कि नाइजीरिया ने क्या किया था? एक नया संविधान अपनाया। यानी कि अगर बात करें इसको अर्थार्थ के रूप में आप किस तरह से लिख सकते हैं, अर्थार्थ नाइजीरिया का वर्तमान संविधान वर्ष पूछ दे तो वर्तमान संविधान वर्ष तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा 1999 ईस्वी का है, ये हो जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। आगे की ओर बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। भारत के संविधान अनुच्छेद 21 का ए को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से एक, लेकिन समझिए इम्पोर्टेंट। तो इसका ध्यान आपको होगा ही कि ये 2002 में समावित किया गया था। कब? तो 2002 में, और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ये कई बार पूछा जा चुका है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के
बच्चों को क्या था, अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। और 21 का ए आपको पता है कि निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है, और ये क्या कहता है, निजता का अधिकार मूल अधिकार है, इसी पे ध्यान रख लीजिएगा, जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम से क्या ध्यान रख सकते हैं कि 2009 में लाया गया था। कब लाया गया था? तो 2009 में। हालांकि लागू कब किया गया? तो लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में। तो दोनों डेट ध्यान होना चाहिए। 15 नंबर पे चला जाए, क्या है प्रश्न? और हाँ, लाइक भी करते चलिए, आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है, लाइक सपोर्ट कमेंट का। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कई बार डिटेलिंग में आपको बता चुके हैं, काका कालेलकर के द्वारा किया गया था। और इसकी अध्यक्षता अगर हम बात करें तो कब किया था इन्होंने? तो 29 जनवरी 1953 को, 29 जनवरी 1953 को किया था। ठीक, ये बात हो गया। और अगर हम बात करें तो एक ध्यान रखिएगा कि बीपीसी है ना यहाँ पर, तो बीपी मंडल ध्यान नाम क्यों बता रहे हैं? चूंकि 1 जनवरी 1979 को इनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया था। तो दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। और यहाँ पर चलिए एक प्रश्न आप बताइएगा, कई बार पढ़ा चुके हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग देंगे। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? तो ये कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो आपको पता है किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा, और अनुच्छेद 75 के 1 के तहत किया जाता है। तो इस तरह से भी प्रश्न को ध्यान में रख लेना है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि अनुच्छेद 74 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति की सहायता और सहयोग के लिए। तो ये सब ध्यान में आप रख लीजिएगा, हालांकि इस पे कई बार हम लोग चर्चा किए हैं। आइए 17 नंबर, देखिए प्रश्न कितना बड़ा है, लेकिन आंसर आप इसको आसानी वे में निकाल लीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और सम्मान के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे? इसलिए आपको हम सेंटेंस वाला भी लिखते चलते हैं कि पूछता है तो ये आपसे अनुच्छेद पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में ये चीज वर्णन है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 87 का 1 हो जाएगा इससे संबंधित। ठीक, वहीं और क्या ध्यान रख सकते हैं अगर बात करें तो एक देखिए ध्यान रखना होगा, वो भी लंबा चौड़ा ही रहेगा, तो उसको लिखते नहीं, बस आप सुन लीजिए एक बार कि अनुच्छेद क्या कहता है 86 में, राष्ट्रपति उक्त आरंभिक अभिभाषण के अतिरिक्त कभी भी संसद के किसी एक सदन या संयुक्त सदन में अभिभाषण कर सकता है, अनुच्छेद 86 के तहत। तो इस प्रश्न और इस क्या कहता है
आप अनुच्छेद को बस इसमें ध्यान जरूर रख लीजिएगा। आइए 18 नंबर पे, और एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं, अभी भी टाइम है, सॉल्यूशन बाय पीजे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एनसीईआरटी बेस्ड सारे जीके जीएस के प्रश्नों को जानिए बिल्कुल विस्तार के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी किया कीजिए क्लास को, और लाइक कमेंट जो भी है प्लीज़ किया कीजिए। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देखें, हर सब्जेक्ट का बारी बारी से कराया जा रहा है, PYQ भी कराया जा रहा है और उसका भी डिटेलिंग के साथ ही साथ आप लोग PDF पे टेलीग्राम पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं सॉल्यूशन देखने के बाद। आइए हिस्ट्री पॉलिटी के अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित होगा? पढ़ाए हैं आपको, अनुच्छेद 343 से संबंधित हो जाएगा, जिसमें ये चीजें आपको दी गई है। साथ ही साथ संविधान का भाग 17 में बात करें तो अनुच्छेद 343 से 351 तक क्या है? राजभाषा के विषय में वर्णन किया गया है। तो ये भी एक प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, तो ध्यान में होना चाहिए। ठीक, और आपको ये भी पता है कि 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का क्या हुआ था? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये भी पूछ सकता है कि कब हुआ, किस फार्मूला के अंतर्गत हुआ था? तो मुंशी आयंगर फार्मूला के अंतर्गत, आयंगर फार्मूला के अंतर्गत। तो ये चीजें भी ध्यान में होनी चाहिए। चलिए आगे की ओर देखते हैं। गांधार कला शैली किस कला से प्रभावित थी? तो गांधार कला शैली जो थी यूनानी और रोमन कला से प्रभावित थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, वहीं मथुरा कला, यहाँ पर नोट कीजिएगा कि मथुरा कला और गांधार कला जो है किस काल में विकसित हुआ था? तो ये कुषाण काल में विकसित हुआ था, ये भी पूछ लिया जा सकता है। वहीं ध्यान रखिएगा कि मथुरा कला में सर्वप्रथम क्या हुआ था? बुद्ध की मूर्ति बनाया गया था। बुद्ध की मूर्ति निर्मित किया गया था या निर्माण किया गया था, कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक पॉइंट हुआ। साथ ही साथ सॉरी, देखिए बोलते बोलते गला बैठ जाता है। क्या कहता है, गांधी जी बोल रहे हैं। गांधार की बात करें तो गांधार कला शैली का विकास की अगर हम बात करें तो किसके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में। और गांधार कला का विषय क्या है? केवल बौद्ध है, केवल बौद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस गांधार कला शैली को बौद्ध इंडो ग्रीक या फिर ग्रीको रोमन कला भी कहा जाता है। ग्रीको रोमन कला भी कहते हैं। या की जगह क्या करिएगा? अथवा कर लीजिएगा। पता चला आप लोग इतने में भी बवाल कर दिए कि अथवा या आपको समझ में ही नहीं आता है। तो बौद्ध इंडो ग्रीक अथवा ग्रीको रोमन कला भी इसको कहा जाता है। ठीक, चलिए 20 नंबर पे चलते हैं। 1820 में थॉमस मुनरो ने कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? तो ये क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक, और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक के रूप में ही किसको जाना जाता है?
थॉमस मुनरो और किसको, एक नाम और साथ में ध्यान रखिएगा, हालांकि मेनली थॉमस मुनरो, लेकिन ऑप्शन में अगर कैप्टन अलेक्जेंडर रीड भी रहे तो एक से अधिक मारिएगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं रैयतबाड़ी व्यवस्था की बात करें तो मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और क्या कहता है असम क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। और मद्रास में कब लागू हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो मद्रास में लागू हुआ था 1820 में, ठीक। और बॉम्बे में कब लागू हुआ था, तो बॉम्बे में 1825 में। तो ये ध्यान आप रख लीजिएगा, ठीक। आगे की ओर चलते हैं। 21 नंबर जो कि है आज के क्लास का अंतिम प्रश्न। लियोनार्डो क्या है, लियोनार्डो, ये भी प्रश्न पूछा गया है बहुत सारे एग्जामों में। लियोनार्डो द विंची जिन्हें विश्व का प्रसिद्ध चित्रकार एवं मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है, वे किस देश के थे, तो वे, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा लियोनार्डो द विंची का, तो ये इटली के थे और ये प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में। अगर इनका जीवन काल का हम बात करें, जीवन काल का बात करें तो 1452 से 1519 तक रहा था, ठीक। ये एक पॉइंट हो गया। साथ ही साथ इटली का जो पुनर्जागरण की बात है तो मुख्य रूप से कला के क्षेत्र में ही हुआ था, कला के क्षेत्र में ही हुआ था, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। साथ ही साथ इनका किनका, लियोनार्डो द विंची की दो प्रमुख चित्रकारी जो एग्जाम में पूछते रहता है वो ध्यान होना चाहिए। कौन सा, एक तो लास्ट सपर और एक ध्यान रखिएगा मोनालिसा हीरोइन नहीं, इनका पेंटिंग का नाम है, ध्यान दीजिएगा। तो मोनालिसा और लास्ट सपर ये पूछता है एग्जाम में, तो एक चीज इसको जरूर ध्यान रखना। तो बाकी आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके बता दिया कीजिए और सॉल्यूशन बाय पीजे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग का लाइक शेयर कमेंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो मिलेंगे अगले क्लास में किसी और विषय का निचोड़ सॉल्यूशन के साथ। तो तब तक के लिए मन से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।